Students, welcome to history class 11th. Students, in recent video we have discussed about the diversity in Islam. मतलब इस्लाम में अब पहले सिर्फ अरेबियन कल्चर था, अलग अलग कल्चर जैसे पर्सियन कल्चर आ गया था, और जो सिस्टम था उम्मयाद का वो किस तरह से डाइवर्स हो गया था, ये सब हमने इसमें पढ़ लिया है। लेकिन नेक्स्ट देखिए, जो हम पढ़ रहे थे, असल में हम पढ़ रहे थे कि राइज ऑफ सल्तनत। तो सल्तनत कैसे डेवलप हुई। थर्ड एथनिक ग्रुप जो था वो ऐड हुआ, वो अरेबियन और पहले अरेबियन और ईरानियन थे। उसके बाद जो थर्ड ग्रुप ऐड हुआ इनके साथ, जो एथनिक ग्रुप था वो था टर्किश। ये सल्तनत, टर्की सल्तनत के लोग थे। 10th और 11th सेंचुरी में ये ऐड हुए। असल में ये कौन थे? खलीफा के स्लेव्स। ये असल में नोमैडिक थे, सेंट्रल एशिया के स्टेपी ग्रासलैंड्स के, और इनको टर्किस्तान इतनी जगह का नाम था। नॉर्थ ईस्ट ऑफ अरेबियन सी और यहाँ अराल सी से लेकर चाइना के बॉर्डर तक, ईस्ट में चाइना के बॉर्डर तक फैले हुए थे। ये धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्टेड हुए, ग्रेजुअली कन्वर्टेड इन इस्लाम। ये क्या थे? दे वर स्किल्ड वॉरियर एंड हॉर्स राइडर्स। और ये कब यहाँ आए? अब्बासिदों के रेवोल्यूशन के टाइम में सामानिद और बुइद्स जो थे, मतलब जो ईरानियन थे, उनके टाइम में ये मतलब अरेबिया में कहीं ना कहीं इनके जो रोल थे वो सामने आने लगे। किस तरह से इन्होंने कब्जे किए, किस तरह से सपोर्ट किया खलीफाओं को, ये सामने आने लगा। ये क्या थे? एक स्लेव थे, सोल्जर थे, और धीरे धीरे हाई पोजीशन पर बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि ये लॉयल थे, मिलिट्री एबिलिटीज थी। दे वर स्लेव्स, soldiers rising to high position on account of their loyalty and military abilities. Ghaznavid Sultanate was established by Alpedigan and consolidated by Mahmud of Ghazni. महमूद गजनी आपको पता होगा, इंडिया में भी आया था। ये इंडिया से मतलब बहुत सारी वेल्थ जो था इंडिया से ले गया था। आल्पटिगन ने इसको इस्टेब्लिश किया था सल्तनत को, और इसने मजबूत महमूद ऑफ गजनी ने बनाया, महमूद गजनी ने बनाया। लाइक बुइद्स, गजनविद्स वर मिलिट्री डायनेस्टी विद ए प्रोफेशनल आर्मी ऑफ टर्क्स एंड इंडियंस। तो ये कौन थे? बुइद्स की तरह ये भी, गजनवी जो थे, ये भी एक मिलिट्री प्रोफेशनल थे। तो महमूद का एक जनरल इंडिया से भी था जिसका नाम तिलक था। तो मतलब इंडिया से और टर्की से एक स्किल्ड राइडर्स और वॉरियर्स इनकी सेना में शामिल थे। बट देयर सेंटर ऑफ पावर वाज इन खुरासान एंड अफगानिस्तान, एंड फॉर देम द अब्बासिद खलीफा वर नॉट राइवल बट सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। तो अब्बासिदों को ये अपने राइवल्स नहीं मानते थे, क्योंकि ये तो दूर रहते थे, खुरासान अफगानिस्तान में, जो मक्का से काफी दूर है। अब्बासिदों को ये समझते थे सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी, मतलब कभी ना कभी पावर अगर शिफ्ट होगी तो अब्बासिद उन्हें ही देंगे। महमूद वाज कॉन्शियस ऑफ बीइंग द सन ऑफ स्लेव एंड वाज स्पेशली ईगर टू रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम खलीफ। तो क्योंकि ये स्लेव का बेटा था, इसलिए इसको बहुत ज्यादा जल्दी थी कि खलीफा से सुल्तान का टाइटल ले लिया जाए। द खलीफ वाज विलिंग टू सपोर्ट द सुन्नी गजनीज एज काउंटरवेट टू शीट पावर। अब जो खलीफा था, खलीफा को भी जरूरत थी कि ज्यादा से ज्यादा सुन्नी मुसलमानों को सपोर्ट किया जाए और शिया पावर को खत्म किया जाए। इस वजह से उन्होंने सुल्तानों को थोड़ी थोड़ी पावर देनी शुरू कर दी। सल्जूक टर्किश एंटर तुरान एज सोल्जर इन आर्मीज ऑफ सामानिद एंड करकानिदिस। जो ये सल्जूक टर्क्स थे, ये सामानिद और करकानिद की आर्मी में एंटर हुए तुरान में। ये नॉन मुस्लिम थे करकानिद जो थे। द लेटर एस्टेब्लिश देमसेल्व एज पावरफुल ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ टू ब्रदर, तुगरिल और चगरेवेद। जो ये थे खुराखानिद जो थे, ये काफी पावरफुल हुए। तुगरिल और चगरेवेद के जो मतलब टाइम में, जो दो ब्रदर्स थे उनके टाइम में, ये नॉन मुस्लिम टर्क्स जो थे काफी ज्यादा पावरफुल हुए सामानिद के कंपैरिजन में। Taking advantage of Cho's following the death of Muhammad of Ghazni, the Seljuk conquered Khorasan in 1037 and Nishapur their first capital.
अब जो सल्जूक थे, जब मोहम्मद गजनी की डेथ हुई उस टाइम इन्होंने क्या किया, खुरासान के ऊपर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपनी नेक्स्ट, जो सल्जूक थे, उन्होंने अपनी नेक्स्ट जो अटेंशन थी वो वेस्ट पर्शिया और इराक की तरफ मोड़ी, जो बुइद के अंडर थी। 1055 में बगदाद को सुन्नी रूल के अंदर कर लिया। कालिफा जो थे उस टाइम के, अल कैम कन्फर्ड ऑन तुगरिल बेग द टाइटल ऑफ सुल्तान इन अ मूव दैट मार्क द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। अल कैम ने क्या किया, तुगरिल बेग को टाइटल दे दिया सुल्तान का। मतलब ये सुल्तान का टाइटल चाहते थे, जो टर्किश थे ये सुल्तान का टाइटल चाहते थे और इनको मिल गया। The two Seljuk brother ruled together in accordance with the tribal notion of rule by family as a whole. Tugril was succeeded by his nephew. तुगरिल के बाद उसका भतीजा जो था वो आया, जिसका नाम था अल्प अरासालन। During Alp Saran's reign, the Seljuk Empire expanded to Anatolia. आज की मॉडर्न तुर्की तक ये एम्पायर जो था डेवलप हुआ। From the 11th and 13th century, there were series of conflict between European Christian and Arab state. यूरोपियन और अरब के बीच में, यानी कि वेस्टर्न अरब और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बीच में थोड़ा सा टेंशन हो गया। दिस डिस्कस बिलो। देन एट द स्टार्ट ऑफ 13th century, the Muslim world found itself on the verge of great disaster. तो 13th century में उस जगह पर जहां पर मुस्लिम काफी पावरफुल थे, धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होने लगे। ये किसका था, थ्रेट क्या था? दैट वॉज अ थ्रेट फ्रॉम मंगोल्स, द लास्ट बट द मोस्ट डिसीजिव ऑफ ऑल नोमैडिक असॉल्ट ऑन द सेटल्ड सिविलाइजेशन। तो ये डर किसका था? मंगोल का। मंगोल आप 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। मंगोल एक ऐसा खतरनाक ट्राइब था, जो था तो लास्ट ट्राइब, यानी कि जो कबीला, ये मतलब कि जो नोमैडिक थे ना, सबसे खतरनाक नोमैडिक ट्राइब था और सबसे लास्ट खतरनाक नोमैडिक ट्राइब था वो था मंगोल। मंगोलिया से थे, चंगेज खान इनका हेड था। इस चंगेज खान ने सभी के सभी जो सुल्तान थे उनको हरा दिया, खलीफाओं की पावर को मिट्टी में मिला दिया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा शासक बनना चाहता था और ये था ट्राइब, मतलब ट्राइबल से संबंध रखता था, कबीले से संबंध रखता था। घुमंतु चरवाहे थे, मतलब कि ये कौन थे? अपने पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह चराने वाले और भोजन इकट्ठा करने वाले लोग थे। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा मंगोलियन एम्पायर, जिसको चंगेज खान का एम्पायर भी कहते हैं, वो बनाया था, जिसमें ईस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट तक पहुंच गया था ये। तो इसके डर से सुल्तान जो था वो धीरे धीरे, मतलब सुल्तनत थी और खलीफ जो थे धीरे धीरे मिट्टी में मिल गए थे। क्रूसेड हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप पढ़ लेना, अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।